हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। मुझे पता है मेरी आवाज थोड़ी सी शायद अलग आ रही होगी। आई एम नॉट वेल बट ठीक है। तो टुडे वी आर बैक अगेन विद अवर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत सारे बच्चों को इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इस टॉपिक में कौन से एंजाइम्स का क्या क्या फंक्शंस है उसका मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाकर दिया है। आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये चार्ट हमारे ऐप पर भी अवेलेबल है, आप इसको लिख कर भी ले सकते हो। आपको अगर ये चार्ट समझ में आ गया तो आपको पूरा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। राइट, तो अब हम पूरा प्रोसेस अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट में लेकिन डिटेल में। ठीक है, सबसे पहली बात तो डीएनए रेप्लिकेशन इस वर्ड का मतलब क्या है। जब हमारा सेल डिवीजन होता है तो सारे डॉटर सेल्स में इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो, इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेट होना जरूरी है। रेप्लिकेशन बोले तो रेप्लिकेशन मतलब सिंपल भाषा में उसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमको क्या दिया है, डीएनए मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। डीएनए अपने आप में ही एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो सेल को भी कंट्रोल करता है और अपने आप को भी कंट्रोल करता है और दूसरे एक्टिविटीज को भी कंट्रोल करता है। एट द सेम टाइम जब हमारा सेल रिप्रोड्यूस होता है तो उसको खुद को भी डुप्लीकेट करना पड़ता है, नहीं तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई तो एक सेल तो अच्छा रहेगा लेकिन दूसरा सेल इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो डीएनए का खुद का डुप्लीकेशन भी जरूरी है ताकि दोनों डॉटर सेल्स के अंदर इक्वल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट हो सके। अब यहाँ पर जब हम डीएनए के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो डीएनए के दो फंक्शंस हैं, एक है हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन, एक है ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि इनडायरेक्टली हमारा जो डीएनए है ये हमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो यहाँ पर जब हमें डीएनए मॉलिक्यूल की मदद से सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मिलते हैं, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हेटेरोकैटालिटिक फंक्शन। यानी कि यहाँ पर डीएनए अपना काम नहीं कर रहा है, डीएनए कुछ और बनाने में हेल्प कर रहा है। और ऑटोकैटालिटिक फंक्शन क्या होता है, जब डीएनए अपनी खुद की सहायता कर रहा है, वो अपना खुद का काम कर रहा है, यानी कि खुद का रेप्लिकेशन प्रोसेस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटोकैटालिटिक फंक्शन। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन वाला प्रोसेस है ये नीट में भी पूछा जाता है, ये सीईटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये बोर्ड्स में भी पूछा जाता है कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एक डीएनए से आपको दो डॉटर सेल्स मिलते हैं और दोनों डॉटर में इक्वल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। और जब हम ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये होता कौन से फेज में है, जब सेल डिवीजन होता है तो ऐसा एक सेल साइकिल वाला फेज होता है। तो ये जो सेल साइकिल है ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सिर्फ एक बार होता है सेल साइकिल में, और वो भी स्पेसिफिकली सिर्फ एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन कौन से मेथड से होता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड हो गया, कंजर्वेटिव मेथड हो गया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड हो गया। तो हम जो मेथड पढ़ते हैं वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। जब हमारा डीएनए मॉडल सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन से हमको समझ में आ गया तो इसको प्रपोज किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में हमको डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने। ये सीईटी क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ एंटी पैरेलल नेचर एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। यानी डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं कभी भी दोनों स्ट्रैंड सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, एंड प्यूरिन ऑलवेज बाइंड्स विद पिरिमिडीन। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर आपको याद रहेंगी तो आप समझ जाओगे कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का प्रोसेस समझने के लिए आपको बेसिक पहले एंजाइम्स का प्रोसेस पता होना चाहिए। इस एंजाइम के चार्ट की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट एंजाइम जो हम यूज करते हैं वो है फॉस्फोराइलेज एंजाइम। देखो, कोई भी प्रोसेस करने के लिए यू नीड एनर्जी, एनर्जी बनती है एटीपी से, एटीपी में हम ऐड करते हैं फॉस्फोरस। तो जब भी आप फॉस्फोरस ऐड करते हो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, और फॉस्फोरस ऐड करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होती है दैट इज फॉस्फोराइलेज एंजाइम। नया डीएनए बनाने के लिए हमको बहुत सारे डीएनटीपीस चाहिए। डीएनटीपी म्हणजे काय असतं मैम, डीएनटीपी म्हणजे ये देखो, इधर पे आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, रुको, यहाँ पर आपका ये डीएनए स्ट्रैंड है। जब ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होगा तो अब ये वाला जो डीएनए है ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये अपने न्यूक्लियोटाइड्स है, इनको बोलते हैं डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट। तो इनको बोलते हैं डीएनटीपी। अभी यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड वर्ड यूज किया है। न्यूक्लियोटाइड चार टाइप के होते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थाइमिन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो DATP, डीऑक्सीराइबोस एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट, DGTP,
डीऑक्सीराइबोस गुआनाइन ट्राइफॉस्फेट, DCTP साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, DTTP। लेकिन इतना 4 नाम अलग अलग लिखने की जगह पे मैं शॉर्ट में DNTP लिख देती हूँ। अब ये जो DNTPs होते हैं ना, ये DNTPs स्टार्टिंग से ही एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। टी मतलब क्या होता है? ट्राई। तो अगर ये ट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में है मतलब इनके पास ऑलरेडी एनर्जी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन प्रोसेस आपका सेल साइकिल न्यूक्लियस में हो रहा है। अब ये जो DNTPs है, ये DNTPs पहले इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं, मतलब ये सारे के सारे ना मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। मोनो मोनो ये सब मोनो के फॉर्म में होते हैं। इनको हमको एक्टिवेट करना पड़ता है, और हम एक्टिवेट कैसे करते हैं? फॉस्फोराइलेज एंजाइम की मदद से। एक्टिवेट होने के बाद जब आप इसमें फॉस्फोरस ऐड करते हो तो ये मोनो से बन जाते हैं ट्राई। क्या बन जाते हैं ये मोनो से? ट्राइफॉस्फेट। और अब हम बोल सकते हैं कि इनका हमने फॉस्फोराइलेशन कर दिया है। तो फर्स्ट एंजाइम है फॉस्फोराइलेज एंजाइम, जो DNMP को DNTP में एक्टिवेट करता है। अब आता है सेकेंड एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। अब ये एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? ये हमारा DNA स्ट्रैंड है। अब इस DNA स्ट्रैंड के अंदर हमको घुस के एक छोटा सा कट मारना पड़ेगा, तभी आपका DNA स्ट्रैंड सेपरेट होगा। तो जब आप यहाँ से घुसोगे, यहाँ से जब आप घुसने की कोशिश करोगे, और यहाँ पे जब आप एक छोटा सा कट मारते हो, एक छोटा सा कट करते हैं, इसको बोलते हैं निक करना। यहाँ पे जो आपने छोटा सा कट मारा है ना, इस छोटे से कट को बोलते हैं निक बनाना। तो यहाँ से आपका हेलिकेज एंजाइम अंदर घुसेगा, ऐसे छोटा सा एक एंजाइम अंदर घुसेगा। तो जब आप DNA को छोटा सा कट करते हो DNA के बैकबोन में, तो उसको बोलते हैं यू आर मेकिंग अ निक at the sugar phosphate backbone of DNA, and that enzyme is known as endonuclease enzyme। तो ये देखो, DNA के अंदर घुसने के लिए हमने DNA को छोटा सा कट किया। तो DNA को छोटा सा कट हमने कैसे किया? ये अपना DNA का स्ट्रक्चर है, जब आप इसको ओपन करोगे तो ये अपना शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। यहाँ पे मैं छोटा सा कट मारूंगी ताकि हेलिकेज एंजाइम अंदर आ सके। ये हेलिकेज एंजाइम जब अंदर आएगी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना चालू करेगी, ऐसे धड़ 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 करके। ये देखो, ये हेलिकेज एंजाइम कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना चालू कर रही है, ये दिख रहा है। ये हेलिकेज एंजाइम आगे जा रही है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ रही है। तो ये हेलिकेज एंजाइम अंदर कहाँ से आई? क्योंकि हमने DNA को साइड से कट किया। जब आप DNA को साइड से कट करते हो तो इसको बोलते हैं निक बनाना, और ये निक करने का काम कौन करता है? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सो दिस इज अवर सेकेंड एंजाइम जो DNA को कट करने में हेल्प करती है। और हम ऐसे ही कहीं पे भी DNA को कट नहीं करते, DNA को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट किया जाता है। तो जहां पर आप DNA को कट करोगे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन या फिर ओरिजिन पॉइंट। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि जब आप DNA को पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे कट करते हो तो आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आप यूज करते हो, जिसकी मदद से हेलिकेज एंजाइम अंदर चला जाता है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन स्टार्ट होगा और जहां पे ये प्रोसेस खत्म होगा उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन। और जब आप DNA रेप्लिकेशन करते हो तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, ये जो बीच में ऐसा गोला गोला बन रहा है, इस गोले गोले स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकॉन। मतलब इस पार्ट में रेप्लिकेशन होने वाला है। यहाँ पे आपको 2 DNA मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो द पार्ट वेयर रेप्लिकेशन इज गोइंग टू अकर इज नोन एज रेप्लिकॉन। इसका डेफिनेशन बोर्ड्स में पूछा जाता है। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक टाइम पे एक ही रेप्लिकॉन बनता है, लेकिन यूकैरियोट्स में एक टाइम पे बहुत सारे रेप्लिकॉन्स बनते हैं। उसका फोटो इधर लगाया है क्या मैंने? नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ना एक टाइम पे एक ही रेप्लिकॉन बनता है, मतलब ये अपना DNA है, एक टाइम पे एक ही रेप्लिकॉन बनेगा इधर पे। ओके, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है? एक टाइम पे मल्टीपल रेप्लिकॉन, क्योंकि यूकैरियोट्स का DNA बड़ा होता है ना। तो यूकैरियोट्स में ऐसा देखने मिलता है, मल्टीपल रेप्लिकॉन्स होते हैं। दिस इज यूकैरियोट, दिस इज प्रोकैरियोट। ओके, और ये जो यूकैरियोट्स के रेप्लिकॉन होते हैं, ये एक के बाद एक के बाद एक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि रिपीटेड ऑर्डर में ये प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला? हेलिकेज एंजाइम अंदर घुसेगा तभी आपका रेप्लिकॉन बनेगा। हेलिकेज एंजाइम अंदर घुसने के लिए हमको DNA को कट करना पड़ेगा। तो DNA को हम कैसे कट करते हैं? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम DNA के एक स्ट्रैंड पे टेम्पररी कट मारते हैं, और ये कट हम कहाँ मारते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन में। मतलब DNA का ये वाला जो पार्ट है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये पूरा DNA का शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। हम इसमें छोटा सा कट मारते हैं ताकि हेलिकेज एंजाइम अंदर आ सके और अंदर आके ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ना स्टार्ट कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट एंजाइम कौन सा आता है? हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देखा, अब नेक्स्ट एंजाइम आता है हेलिकेज एंजाइम। एक बार हेलिकेज एंजाइम अंदर आ गया तो ये हेलिकेज एंजाइम क्या करने वाला है? अब ये हेलिकेज एंजाइम इन सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा,
मतलब ऐसा कुछ आपको नजारा दिखाई देगा। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, हेलिकेज एंजाइम इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को धड़ 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 करके तोड़ना स्टार्ट करता है, यानी कि ऐसी पिक्चर दिखाई देगी। ये हेलिकेज एंजाइम है, ये देखो कैसे ये हमारे डीएनए को तोड़ रहा है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर डीएनए को अनबाइंड कर देता है। बस इतना ही फंक्शन है हेलिकेज एंजाइम का। तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ेगा, डीएनए को सेपरेट कर देगा। जब आपका डीएनए सेपरेट होता है तो आपको वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये देखो, जब आपका ये हेलिकेज एंजाइम डीएनए के बॉन्ड्स को तोड़ रहा है तो वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये वाई शेप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। यानी कि जब आप फ्रूट सैलेड खाते हो, ठीक है, फ्रूट सैलेड या मैगी खाते हो, जब अपन मैगी खाते हैं तो 3 दांत वाली चम्मच से खाते हैं, लेकिन जब आप फ्रूट सैलेड खाते हो तो आपको एक ऐसी चम्मच दिखाई देती है, 2 दांत वाली चम्मच। तो ऐसा ही रेप्लिकेशन फोक भी दिखता है, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन फोक नाम दिया गया है। ये जो अनवाइंडिंग प्रोसेस है ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, मतलब दोनों तरफ से अनवाइंडिंग चालू रहती है। इधर से भी हम डीएनए को सेपरेट करते हैं और इधर से भी डीएनए को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हमारा डीएनए बहुत बड़ा है, हम दोनों तरफ से अनवाइंडिंग करेंगे तो रेप्लिकेशन प्रोसेस फास्ट होगा। अब जब ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाती है, इधर ध्यान से देखो, जब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएगी तो हमको क्या देखने मिलेगा, हाँ, जब हमारी ये स्ट्रैंड सेपरेट हो रही है तो अब ये ऊपर वाली जो स्ट्रैंड है इसको बोलेंगे टेम्पलेट, और नीचे वाली जो स्ट्रैंड है इसको भी बोलेंगे टेम्पलेट। अब इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमें नया डीएनए ऐड करना है। तो जब आपको 2 अलग अलग स्ट्रैंड मिल जाती है तो उनको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, और अब इन्हीं टेम्पलेट स्ट्रैंड में हमको नया डीएनए बनाना होता है। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स वापस एक दूसरे के नजदीक ना आ जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से दूर रखने के लिए, इधर देखो, जब ये स्ट्रैंड सेपरेट होती है तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को एक दूसरे से दूर रखने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल आपके घर के दरवाजे का एग्जांपल लेते हैं। अभी कुछ लोगों के घर के दरवाजे में नीचे मैग्नेट लगा होता है, दरवाजा बार बार, समझो आप कुछ शिफ्टिंग कर रहे हो, आपके हाथ में कुछ सामान है, अभी बार बार अगर दरवाजा बंद होगा तो आपको पहले सामान नीचे रखना पड़ेगा, फिर दरवाजा खोलो, फिर अंदर जाओ, फिर वापस से दरवाजा खोलो, बाहर आओ, सामान उठाओ, दरवाजा खोलो, तो ये बार बार करने में कितना टाइम वेस्ट होगा। तो अगर यहाँ पर एक बार अपना डीएनए सेपरेट हो गया तो ये फिर से अगर एक साथ आ गया तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमको जो हमने यहाँ पे काम किया है, अरे यार क्या लग गया मेरे को इधर, पता नहीं, हाँ, यहाँ पर हमने ये डीएनए को जो सेपरेट किया है, ये डीएनए सेपरेट ही रहना चाहिए, ये डीएनए वापस नजदीक नहीं आना चाहिए। तो घर पे हम क्या करते हैं, छोटा सा पत्थर रख देते हैं दरवाजे के पास, या फिर कुछ कपड़ा अटका देते हैं, या फिर दरवाजे के पीछे मैग्नेट लगा देते हैं और दरवाजा ऐसा चिपका देते हैं तो दरवाजा खुला रहता है। तो वैसे ही ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स वापस नजदीक ना आ सके, इसीलिए यहाँ पर हम लगाते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती है, ये डीएनए को रीजॉइन होने से बचाती है, ताकि हमारे सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग रहे और हम न्यू डीएनए स्ट्रैंड बना सके। अब नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क में यहाँ पर आपको जो वाई शेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क। अब यहाँ पर जब आप डीएनए को ओपन करते हो तो यहाँ पर ना डीएनए के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो यहाँ पर हम एक स्पेशल एंजाइम लगाते हैं। यहाँ पे जो आप एंजाइम लगाते हो, दैट एंजाइम इज नोन एज सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम, या फिर इस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। मतलब जब आप अपने, अभी समझो मैंने चोटी बांध दी है, अभी ये चोटी को मैं दूसरा स्लाइड दिखाती हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड वाला, हाँ, अभी यहाँ पे समझो मैंने चोटी बांधी है, अभी इस चोटी को अगर मैं ऐसे खींचूंगी तो मेरे ऊपर के बाल पे प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे दुखे ना, यहाँ पर मुझे पेन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगाया है, ताकि मैं इसको जब खींचूं तो मेरे बाल टाइट होंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। हाँ, अगर इसको मैं बहुत जोर से खींचूंगी तो बाल टूटेंगे। तो यहाँ पे जो रबर बैंड मैं लगाती हूँ, उस रबर बैंड की मदद से मेरे बाल का प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे ही हम अपने डीएनए के ऊपर टोपोआइसोमरेज एंजाइम लगा देते हैं। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को थोड़ा सा प्रेशर होने से बचाता है। इट रिलीव्स द स्ट्रेस ऑफ डीएनए इम्पोज्ड ड्यूरिंग अनवाइंडिंग। नेक्स्ट एंजाइम आता है आरएनए प्राइमेज। अब ध्यान से देखो, ये अपना डीएनए सेपरेट हुआ, यहाँ पर हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स लगाया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमारा डीएनए सेपरेटेड रहने वाला है। अब हमारा जो डीएनए है ये एक दूसरे से दूर दूर रहेगा, इट विल बी इन सेपरेटेड पोजिशन। तो अब यहाँ पर आरएनए प्राइमेज एंजाइम आएगा। आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है। अब इस आरएनए प्राइमर की खासियत क्या होती है कि ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है। देखो, आरएनए प्राइमेज आया, इसने आरएनए प्राइमर बनाया। अब ये आरएनए प्राइमर कौन से डायरेक्शन में काम करता है, दिस आरएनए प्राइमर वर्क्स इन डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। ध्यान से देखो,
ये आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही काम करेगा, और जहां पे आरएनए प्राइमर लगेगा वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ये देखो, ये है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, अब आके नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना चालू करेगा। मैंने क्या बोला, आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करता है, ठीक है। तो देखो इधर पे ध्यान से देखो मैं क्या बताने जा रही हूँ। ये अपना डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, इधर ध्यान से देखो, ये अपना डीएनए स्ट्रैंड है। मैंने दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया है। अभी एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड का इधर से अपोजिट डायरेक्शन है। अभी इसमें अगर मुझे रेप्लिकेशन करना है तो पहला वाला जो आरएनए प्राइमर है वो आरएनए प्राइमर यहाँ लगेगा, यहाँ से यहाँ 3 प्राइम के पास, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज आएगा और नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रैंड है, मतलब अब इधर पे आपको नया स्ट्रैंड मिलेगा, पर ये वाला जो स्ट्रैंड है इसका आरएनए प्राइमर यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा तो दोनों सेम डायरेक्शन हो जाएगा, 5-5 हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर नहीं लगेगा, नीचे वाली स्ट्रैंड में यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा, 3 के सामने 5, क्योंकि जब ये वाली स्ट्रैंड कंप्लीट होगी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5-3 5-3। कोई भी स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये मेरा आरएनए प्राइमर लगा, दिस इज माय आरएनए प्राइमर। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम को बुलाएगा और यहाँ पे मुझे नया वाला स्ट्रैंड मिलना स्टार्ट होगा। तो जो अपना आरएनए प्राइमर होता है ना, ये हमेशा 3 प्राइम के सामने ही अटैच होता है, क्योंकि आरएनए प्राइमर का डायरेक्शन है 5 प्राइम, तो ये 3 के सामने ही जाएगा, ठीक है। तो देखो इधर पे क्या दिया हुआ है, हमारे जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है, ये सेपरेटेड स्ट्रैंड्स टेम्पलेट का काम करेंगी। यहाँ पे सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम आके प्राइमर लगाता है। आरएनए प्राइमर कहाँ अटैच होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम डायरेक्शन पे। ये अपना टेम्पलेट है ना, दिस इज अवर टेम्पलेट। तो टेम्पलेट का जो 3 प्राइम है, मतलब यहाँ पे 3 प्राइम है, वहीं पे आरएनए प्राइमर जाएगा। ये देखो, इसका 3 प्राइम इधर पे है, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा। जहां पे 3 प्राइम रहेगा वहां पे आरएनए प्राइमर जाएगा, क्योंकि आरएनए प्राइमर का खुद का डायरेक्शन क्या है, आरएनए प्राइमर हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। जैसे ही आपका आरएनए प्राइमर अटैच हो गया तो अब ये आरएनए प्राइमर क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बुलाएगा। So the synthesis of the new complementary strand is catalyzed by DNA polymerase enzyme। और DNA polymerase enzyme के भी 3 टाइप्स होते हैं, उसमें से जो DNA polymerase 3 होता है वो हमारा न्यू DNA स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करता है। ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी नया स्ट्रैंड बनता है, द न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये हमेशा कौन से डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनेगा। ये देखो, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डायरेक्शन बनने वाला है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहाँ से भी नया डायरेक्शन बनने वाला है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया है। अब ध्यान से देखो, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हुआ हेलिकेज एंजाइम की मदद से, फिर इधर पे आएगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को बुलाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नया स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करता है। अब जो नया स्ट्रैंड बनता है, द टेम्पलेट स्ट्रैंड विथ फ्री 3 प्राइम एंड इज कॉल्ड एज लीडिंग टेम्पलेट एंड विथ फ्री 5 प्राइम एंड इज कॉल्ड एज लैगिंग टेम्पलेट। अब इसमें से कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाला डायग्राम देखो, ये दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये दोनों टेम्पलेट है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड है जिसके पास ये 3 वाला एंड फ्री है, दिस विल बी अवर लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि यहाँ पे एक बार डीएनए बनना चालू हुआ ना तो ये डीएनए कंटिन्यू बनते जाता है, बीच में रुकता ही नहीं है। लेकिन नीचे वाला स्ट्रैंड देखो, इसके पास फ्री एंड 5 प्राइम था, इसके पास फ्री एंड कौन सा था, ये 5 प्राइम था। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपका आरएनए प्राइमर पीछे से लगना स्टार्ट हो रहा है ना। आरएनए प्राइमर कहाँ से लगना स्टार्ट हो रहा है, पीछे से, क्योंकि यहाँ पे इसका 3 प्राइम वाला एंड है, बराबर। तो इधर पे आरएनए प्राइमर लगेगा। ये देखो, यहाँ पे प्राइमर लगा, इसने आगे के डायरेक्शन में डीएनए बनाया। अब ये जब हेलिकेज एंजाइम आगे जाएगा तो डीएनए खुल गया। अब यहाँ पे 3 प्राइम है तो इसके सामने आरएनए प्राइमर लगा, अब ये यहाँ पे बनाएगा नया डीएनए। अब जब ये हेलिकेज एंजाइम और आगे जाएगा तो इधर पे 3 प्राइम है तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगेगा। तो यहाँ पर नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड अटक अटक के बनता है, इसीलिए इस स्ट्रैंड को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो फ्रेगमेंट्स है, ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे, ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किए थे। इसीलिए लैगिंग स्ट्रैंड में जो अटक अटक के डीएनए बनता है उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब यहाँ पर जो आपको ये छोटा छोटा गैप दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा छोटा गैप हमको फिल करना पड़ता है। तो ध्यान से देखो,
नया स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में बनना चाहिए। एक स्ट्रैंड कंटिन्यू बनेगा, एक स्ट्रैंड थोड़ा अटक अटक के बनेगा। तो जो स्ट्रैंड अटक अटक के बनता है वहां पर हम ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स यूज करते हैं। तो इधर पे देखो, आरएनए प्राइमर्स ने आरएनए प्राइमर बनाया। आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज को बुलाता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 को। डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है और नया डीएनए बनाना स्टार्ट करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 जाने के बाद हम क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 को बुलाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, जहां पे भी आरएनए प्राइमर था वहां से आरएनए प्राइमर निकाल देता है। ये देखो, यहाँ पे अपने पास ये आरएनए प्राइमर है, इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दो। ये देखो, ये जो आरएनए प्राइमर है, इस आरएनए प्राइमर को रिमूव कर दिया। जब आप आरएनए प्राइमर को रिमूव करोगे तो यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी ना। जब हम इसको रिमूव करेंगे तो इधर पे जगह खाली हो जाएगी। तो आरएनए प्राइमर रिमूव करने के लिए हम बुलाते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 को। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 आरएनए प्राइमर रिमूव कर देता है। और अब इधर पे जो छोटा सा स्पेस बच गया था, जो छोटा सा गैप बच गया था, वो गैप कौन फिल करता है उधर पे, डीएनए लाइगेज एंजाइम। पहले डीएनए पॉलीमरेज 3 आता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है। ये इसका सीक्वेंस है। ये आके नया डीएनए बनाएगा, ये आरएनए प्राइमर निकालेगा और उधर पे नया डीएनटीपी लगाएगा और ये गैप को फिल कर देगा। और जब आपका पूरा नया डीएनए बन जाएगा तो फिर लास्ट में डीएनए पॉलीमरेज 2 आता है। ये डीएनए पॉलीमरेज 2 चेक करता है कि जो नया डीएनए बना है ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके फंक्शन को ये चेक करता है। और सबसे लास्ट में आता है डीएनए गाइरेज एंजाइम। डीएनए गाइरेज एंजाइम क्या करेगा, आपको जो 2 डॉटर डीएनए मिल रहा है, ये देखो, आपको इधर पे जो 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, इस डॉटर डीएनए को मुझे फिर से स्पाइरल फॉर्म में लेके जाना है। मतलब यहाँ पे मुझे स्ट्रेट डीएनए मिला ना, तो इसको मुझे फिर से ऐसा बनाना है। तो इसको कॉइल करने के लिए डीएनए गाइरेज एंजाइम हम यूज करते हैं। डीएनए गाइरेज क्या करता है, ये हमारे डीएनए को हेलिकल बना देता है। इट फॉर्म्स डबल हेलिक्स फॉर्म। तो डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको इस चार्ट की मदद से एक्सप्लेन कर दिया है। लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। ओकाज़की फ्रेगमेंट्स किसको बोलते हैं। आरएनए प्राइमर निकालने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 बुलाया जाता है इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के पास डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है। और आरएनए प्राइमर निकालने के बाद, पूरा डीएनए रिपेयर होने के बाद, हम डीएनए गाइरेज एंजाइम यूज करते हैं। डीएनए गाइरेज एंजाइम डीएनए को हेलिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ डॉटर डीएनए, तो अब आपको जो यहाँ पे 2 डॉटर डीएनए दिख रही है, इसमें से 50% डीएनए ओल्ड है, 50% इज ओल्ड, और जो नया है वो 50% है। इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ डीएनए पुराना है और हाफ डीएनए नया है, इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। बोर्ड एग्जाम्स में आपको कभी भी ये प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा गया है, इसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल रेप्लिकेशन किसने दिया था, फ्रैंकलिन, स्टाल एंड मैथ्यू मिचेल्सन ने दिया था। इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया था, इक्विलिब्रियम, डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इन्होंने यूज किया था। अभी यहाँ पर इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि जब आप इकोलाई बैक्टीरिया को अलग अलग न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हो, पहले इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया को N15 मीडियम में ग्रो किया और फिर जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो नाइट्रोजन 15, ये हैवी आइसोटोप है, तो जब इन्होंने इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज किया तो यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया का बैंड मिला। फिर इन्होंने सेम बैक्टीरिया को N14 मीडियम में डाला और अब इसको 20 मिनट्स तक रिप्रोड्यूस होने दिया। तो इनको क्या दिखाई दिया कि ये वाला जो डीएनए है, ये डीएनए जब सेपरेट हुआ तो ऐसे सिंगल सिंगल हुआ, और इन्होंने इसमें N14 डाला था ना, तो N14 वाला इसके साथ एक स्ट्रैंड आ गया, इसके साथ एक स्ट्रैंड आ गया, मतलब एक स्ट्रैंड नया है जो नया N14 डाला है और एक स्ट्रैंड पुराना है। तो इससे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन मेथड प्रूव होता है कि जब आप डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए डालते हो तो आपके साइटोप्लाज्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वही न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके नया स्ट्रैंड बनाएगा। अगर मैं इसको N15 देती तो वो N15 ही यूज करता, पर मैंने इसको N14 दिया तो ये N14 यूज कर रहा है। तो यहाँ पर आपको जो बैंड मिला था वो N15 वाला था, यहाँ पे जो बैंड मिला वो N14-15 हाइब्रिड वाला है। आप इसको और थोड़ा 20 मिनट्स के लिए रिप्रोड्यूस होने को रखो, आपको सेम देखने को मिलेगा, आपको हाइब्रिड भी देखने मिलेगा, लाइट डीएनए भी देखने मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर N14 दिया है। तो आपका डीएनए रेप्लिकेशन ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। यानी कि इससे पता चलता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है,
सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से। आपको यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, मेथड का नाम याद रखना है, और ये याद रखना है कि जब N15 डीएनए को 20 मिनट्स के लिए रिप्रोड्यूस किया तो हाइब्रिड डीएनए मिला। इसको मैंने और 20 मिनट्स के लिए रिप्रोड्यूस करने रखा तो मुझे 2 हाइब्रिड डीएनए मिला और 2 N14 वाला डीएनए मिला। सो इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ पीवाईक्यूज देख लेते हैं हम कि बोर्ड्स में इसके कैसे टाइप के पीवाईक्यूज पूछे गए हैं। ये देखो, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सॉरी, द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग। दिस इज फ्रॉम योर टॉपिक नंबर 4.4। डीएनए को एक बार सेपरेट करने के बाद यहाँ पे हम कौन सा प्रोटीन लगाते हैं, नीचे कमेंट करो। यहाँ पे हम ऐसा प्रोटीन लगा देते हैं ना, ताकि ये डीएनए वापस एक दूसरे से चिपक ना जाए। तो ये प्रोटीन कौन सा है, आंसर नीचे कमेंट करो। अब भी मैंने बताया था, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। हिस्टोन्स कौन से अमीनो एसिड से बनते हैं, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, लाइसिन एंड आर्जिनिन से बनते हैं। ओके, ये भी हमारा कवर हो चुका है, हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन का डिफरेंस। डीएनए रेप्लिकेशन का, ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड लेबल एनी 3 पार्ट्स। तो बेसिकली आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। डीएनए रेप्लिकेशन का डायग्राम बोला तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से आपको कोई भी 3 पार्ट्स लेबल करके बताने हैं, ठीक है। उसमें से स्पेसिफिकली ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीईटी में देते हैं और करेक्ट एरो पूछते हैं कि 3 प्राइम 5 प्राइम का डायरेक्शन क्या आएगा, इसका लेबल्स बहुत पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, अच्छा ये अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पढ़ा नहीं है, जब ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लैक ओपेरॉन अभी हमने नहीं पढ़ा, ये भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, ये भी अभी हमने नहीं पढ़ा, ये सब ट्रांसक्रिप्शन वाला टॉपिक है, ये हमने नहीं पढ़ा। ये देखो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हेटेरोकैटालिटिक एंड ऑटोकैटालिटिक फंक्शन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हेटेरोकैटालिटिक में डीएनए अदर मॉलिक्यूल्स बनाने में हेल्प करता है, ऑटोकैटालिटिक में डीएनए खुद का रेप्लिकेशन करता है। तो 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहीं पे भी आपको मीसल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट थियरी में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ एमसीक्यूज में आता है, तो आपको उसका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। और जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा वरदान बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। वरदान बैच में 25 दिसंबर से लाइव सीईटी के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। इस बैच में हम नर्सिंग एग्जाम का भी बायो सिलेबस कवर करेंगे और सीईटी एग्जाम का भी बायो सिलेबस कवर करेंगे। शॉर्ट में क्रैश कोर्स लिया जाएगा पूरा बायोलॉजी सिलेबस का फॉर सीईटी एस्पिरेंट्स, और इस साल आपके सीईटी एग्जाम 2 बार होने वाले हैं, तो ये बैच का आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस बैच में लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको 3-4 हजार एमसीक्यूज मिलेंगे, मतलब 30+ मॉक टेस्ट है, प्लस हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है। तो आप लोग वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सीरियसली, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे जाके, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो और वरदान बैच चेक करो। अगर किसी को ये बैच परचेस नहीं करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो ऐप है, हमारे ऐप के फ्री मटेरियल में हमने आपके लिए 1000 फ्री एमसीक्यूज देकर रखे हैं, तो कम से कम आप लोग ये एमसीक्यूज सॉल्व करके भी अपने एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। अब हमसे जितना हो सकता है हम उतना आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमें बता सकते हैं कि हाँ आपको ये अच्छा लग रहा है, कमेंट भी कर सकते हो। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पे न्यू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, महाराष्ट्र के सारे एस्पिरेंट्स के साथ ये चैनल शेयर करो, क्योंकि जो कंटेंट इस चैनल पे मिल रहा है पूरे महाराष्ट्र में से कोई भी यूट्यूबर ऐसा कंटेंट आपको फ्री में नहीं देगा। तो और ये मेरी गारंटी है। तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से अगर आपको कंटेंट दे रही हूँ तो मुझे आपका भी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए काम करती रहूँ। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।